हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। आज के हम इस सेशन में बात करेंगे पादप जगत का वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। इसके पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम किसे कहते हैं, एंगलर को, कि अरस्तु को, लिनियस या थियोप्रेस्टस। बताया था आपको मैंने कि जो अरस्तु होते हैं वो फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी ने कहा जाता है या फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। और जो थियोप्रेस्टस है उन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। और जो लीनियस है उन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी का पितामह कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस, थियोप्रेस्टस, इचेंसन, एंगलर। तो बायनोमियल थ्योरी के प्रतिपादक कौन है, लीनियस है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लीनियस, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रेस्टस को कहा जाता है और लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक दिया था सिस्टमा नेचुरी। और उस पुस्तक में इन्होंने बायनोमियल थ्योरी, जिसे हिंदी में द्विनाम पद्धति कहते हैं, इसके बारे में बताया। और इस पुस्तक में इन्होंने प्लांट का नामकरण किया और प्लांट और एनिमल दोनों का नामकरण किया था। और इसमें उन्होंने जीनस के बारे में बताया और स्पीसीज के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी जीवधारी के दो नाम हो सकते हैं, एक उसका जीनस हो सकता है जिसको हम हिंदी में वंश बोलते हैं, और दूसरा स्पीसीज जिसे हम जाति कहते हैं। तो इनके अनुसार वंश और जाति से कोई भी जीवधारी बने होते हैं, एक उनका खुद का वंश होता है और दूसरी उनकी जाति होती है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। देखिए अभी आपने पढ़ा कि वर्गीकरण के लिए मतलब जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे कैरोलस लिनियस, उन्होंने ही वर्गीकरण को प्रस्तुत किया सबसे पहले। और ये कहाँ से संबंधित थे, ये भारतीय थे कि जर्मन थे कि स्वीडिश थे कि ब्रिटिश थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडिश। कैरोलस लिनियस स्वीडिश से संबंधित थे, मतलब स्वीडन से संबंधित थे और वे एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुष्पीय पादपों को किसमें रखा गया है, क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। देखिए जब प्लांट को डिवाइड किया जाता है तो उसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में वे प्लांट्स आते हैं जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, मतलब जिसमें फूल नहीं खिलते हैं, उसको हम क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत रखते हैं। और फेनरोगैम्स के अंतर्गत वे पादप आते हैं जिसमें फूल खिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुष्पीय पादपों को फेनरोगैम्स के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुष्पीय पादपों को किसमें रखा गया है, क्रिप्टोगैम्स, फेनरोगैम्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मतलब जिसमें फूल नहीं खिलते हैं, उसे हम क्रिप्टोगैम्स में रखते हैं। और जो फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फूल खिलते हैं, उन्हें हम फेनरोगैम्स में रखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स अपुष्पीय पादप होते हैं और जो फेनरोगैम्स होता है वो पुष्पीय पादप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। वर्गीकरण को किसने दिया, अभी मैंने आपको बताया कैरोलस लिनियस ने। इन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। और इन्होंने दो चीज़ के बारे में बताया था, एक जीनस के बारे में और दूसरा स्पीसीज के बारे में बताया था। तो जो किसी भी वर्गीकरण को करने के लिए जो उसकी बेसिक यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो स्पीसीज होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। देखिए हाइड्रो मतलब होता है वाटर और फाइट्स मतलब होता है प्लांट, मतलब ऐसा प्लांट जो कि कहाँ रहता है, जल में रहता हो, उसे ही हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप ही बताइए, समुद्री जीव, जलीय जीव, पादप रोग, जड़ विहीन पौधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलीय पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि द्विनाम पद्धति में वंश के बारे में बात की गई है और जात के बारे में बात की गई है। इन्हीं से किसी भी
पौधों का किसी भी जीवधारी का नाम लिखा जाता है, उसमें एक वंश होता है, दूसरा जाति होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम होता है होमो, ये उनकी वंश हो गई, और सैपियंस उनकी क्या है, जाति है। तो जो ह्यूमंस होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। या हम आगे बात करें, बिल्ली की बात करें तो बिल्ली का भी वैज्ञानिक नाम क्या था, कैनिस फैमिलिरीज, कैनिस फैमिलिरीज ये होता है। तो कैनिस क्या हो गई, उसकी जीनस हो गई, और फैमिलिरीज क्या हो गई, उसकी स्पीसीज हो गई। तो इसी तरीके से उनका मतलब जैसे बायनोमियल थ्योरी में साइंटिफिक नेम दिया गया, उसमें एक जीनस रहता था और एक स्पीसीज रहता था। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वंश और जाति। फिर आता है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। आवृतबीजी, अनावृतबीजी पौधे, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। देखिए, आवृतबीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं और बीज के चारों तरफ आवरण होता है। जैसे हमारे फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स के अंदर बीज पाए जाते हैं और बाहर क्या होता है, उसको गूदा होता है, जिसको हम खा लेते हैं और बीज को हम फेंक देते हैं। जैसे आम हो गया, सेब हो गया, बीज अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें बीज तो पाए जाते हैं लेकिन उसके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, तो हम उन्हें अनावृत बीज पौधे के अंदर रखते हैं। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें फ्लावर आते हैं, फूल खिलते हैं, लेकिन अनावृत बीजी पौधों में फूल नहीं खिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनावृत बीजी, जिसमें फूल नहीं खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवाणु की खोज किसने की। जीवाणु की खोज किसने की, तो फ्लेमिंग, लैम्बल, टेमिन या ल्यूवेनहॉक। तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसके बाद पूछा जा रहा है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। देखिए, जो एनिमल्स जीवाणु होते हैं, जीवाणु स्वपोषी भी हो सकते हैं और जीवाणु जो होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो जीवाणु होते हैं उसमें एक से पोषी, स्वपोषी, परपोषी क्या होता है, अगर ये समझाया जाए तो पोषी मतलब होता है पोषण, मतलब ये अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं। स्वपोषी की बात की जाएगी तो मतलब ये खुद से अपना भोजन बना ले रहे हैं, ठीक है, उसको स्वपोषी कहा जाएगा। और परपोषी मतलब ये किसी दूसरे जीव पर डिपेंड है अपने भोजन के लिए, उसे हम परपोषी कहते हैं। तो जो जीवाणु होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि जो जीवाणु होते हैं वो पौधे की कैटेगरी में आते हैं। मतलब जब हम बॉटनी में क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो बैक्टीरिया, जीवाणु की इंग्लिश बैक्टीरिया होती है, उसको हम बॉटनी के अंतर्गत रखते हैं। क्यों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये गति नहीं कर सकते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं, इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं। जीवाणु को हम बॉटनी के अंतर्गत इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हम किसी प्लांट का सेल देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो, और एक एनिमल का सेल है, तो हम ये देखेंगे कि जब प्लांट का सेल देखते हैं तो उसके बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं या कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल। और यही सेल वॉल, और जब हम एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं तो एनिमल सेल के बाहर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। तो इसी प्रकार जब हम जीवाणु को देखते हैं, जब जीवाणु को माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा गया तो यह देखा गया कि इसके बाहर भी कोशिका भित्ति पाई जा रही है। तो इसीलिए इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, बॉटनी के अंतर्गत रखेंगे, मतलब प्लांट के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि प्लांट में भी सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है और बैक्टीरिया में भी पाई जा रही है। तो इसका मेन कारण यही है कि इसको हम प्लांट के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि इसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और बैक्टीरिया में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो ग्लूकोसामाइन की बनी होती है, एन ग्लूकोसामाइन की बनी होती है, एन ग्लूकोसामाइन की बनी होती है, एनेस्टिल ग्लूकोसामाइन की बनी होती है। तो जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि जो जीवाणु होते हैं उनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवाणुवीय कोशिकाओं में नहीं होता है कोशिका भित्ति, राइबोसोम, जीवद्रव्य कला, सूत्र, कणिका।
सूत्रकणिका मतलब क्रोमोसोम होता है। तो देखिए अभी तो मैंने आपको बताया कि सेल वॉल इसमें पाया जाता है। उसके बाद जीवाणु जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 सेल होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और अगर पाया भी जा रहा है तो बहुत ही अविकसित होता है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। अगर यूकैरियोटिक जो होते हैं उसमें केंद्रक पूरी तरीके से पाए जाते हैं। इसको भी मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया है कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। तो जो जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और यदि यूकैरियोटिक सेल होता है तो उसमें 80S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। मतलब इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, सेल वॉल भी पाई जाती है। और जो बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर ऐसे फ्लूइड्स भरे रहते हैं। इन्हीं फ्लूइड्स को हम जीवद्रव्य कहते हैं। ऐसे बनता है बैक्टीरिया, तो इसके अंदर फ्लूइड्स ऐसे भरे होते हैं। इन्हीं फ्लूइड्स को हम जीवद्रव्य भी कहते हैं। मतलब इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, राइबोसोम भी पाया जाता है, जीवद्रव्य भी पाई जाती है। क्योंकि मैंने बताया कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम होता है। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है तो क्रोमोसोम भी नहीं पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूत्रकणिका या क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? छड़ रूपी, गोल, सर्पिल, कॉमा रूपी। देखिए जो जीवाणु होते हैं वो ये ठीक बात है कि वो सर्पिल भी होते हैं, कॉमा के आकार के भी होते हैं, गोल भी होते हैं, और रॉड शेप्ड या छड़नुमा भी होते हैं। लेकिन जो अधिकांशतः जीवाणु पाए जाते हैं वो छड़ रूपी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छड़ रूपी, क्योंकि उसकी साधारण आकृति कैसी है? छड़ रूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे कहलाते हैं? सबसे छोटे जीवाणु जो आकार में छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोलाणु, वाइब्रियो, दंडाणु, स्पाइरुला। वाइब्रियो मतलब कॉमा स्ट्रक्चर के जो जीवाणु होते हैं उन्हें वाइब्रियो बोला जाता है। दंडाणु मतलब जो डंडा या रॉड शेप्ड होते हैं। स्पाइरुला मतलब जो थोड़ा सा स्पायरल शेप का होता है उसको हम स्पाइरुलम बैक्टीरिया कहते हैं। गोलाणु बैक्टीरिया मतलब जो गोल होते हैं। तो सबसे छोटा जो जीवाणु बैक्टीरिया होता है वो गोलाणु होता है, मतलब गोलाकार जो जीवाणु होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गोल जीवाणु कहलाता है? वाइब्रियो, बैसिलस, कॉकस, स्पाइरुला। अभी मैंने आपको बताया कि वाइब्रियो मतलब होता है कॉमा स्ट्रक्चर। अगर लिखा होता है कि कॉमा के आकार का जीवाणु क्या कहलाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? वाइब्रियो। बैसिलस मतलब होता है रॉड शेप्ड या छड़नुमा बैक्टीरिया। अगर छड़नुमा लिखा होता तो बैसिलस सही हो जाता। स्पाइरुला मतलब जैसे स्पाइरल वाली कॉपी होती है तो उसमें ऐसे लगा होता है किनारे, तो उसी तरीके का बैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर है तो स्पाइरुला हो गया। और कॉकस मतलब होता है गोल जीवाणु, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉकस। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? डिप्लोकोकस, बैसिलस, कॉकस, स्पाइरुलम। बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड, अभी बताया कि रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कब बंद करेगा? निम्नलिखित बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? श्वसन मूल, मध्यकाय, वर्णकी लवक, जीनधर। तो श्वसन मूल ये उसमें पाया जाता है उन प्लांट्स में पाया जाता है जो लगभग दलदल वाले स्थानों में पाए जाते हैं, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है मिट्टी में। तो उनके जड़ ऐसे बाहर निकल आते हैं, और बाहर ये प्लांट है तो बाहर निकल आएंगे और बाहर से ये श्वसन की क्रिया करते हैं। तो ये निमेटोफोर्स को बोलते हैं। ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। फिर मध्यकाय, वर्णकी लवक, जीनधर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्णकी लवक। वर्णकी लवक मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट, मतलब ऐसे प्लांट बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वही प्रकाश संश्लेषी होगा और प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा और अपना भोजन स्वयं बना के पोषण ले पाएगा। तो प्रकाश संश्लेषी नाम आ गया, तो क्या हो गया? वर्णकी लवक, जिसमें लवक पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाश्चर प्रसिद्ध है? पाश्चर प्रसिद्ध है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, रोगों की जन्म थ्योरी के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, शराब के किण्वन के लिए। तो जो लुईस पाश्चर हैं वो रोगों की जन्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने रोगों की जन्म थ्योरी के बारे में बताया कि किस प्रकार से रोग फैल रहा है और किस प्रकार से रोगों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। तो आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने 21 क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के क्वेश्चन को फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।